कल हम कहाँ पे रुक गए थे? डोनेशन पे रुक गए थे। थैंक यू प्रेरणा, थैंक यू प्रेरणा। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया बेटा। कल हम रुक गए थे डोनेशन पे। मुझे बताओ, मैं उससे मतलब वहां से आगे बात कर रहा हूँ, डिस्कशन कर रहा हूँ आपके साथ। जब हम डोनेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? डोनेशन की बात करते हैं। तो मैंने कल ये बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। नंबर 1 जनरल डोनेशन, नंबर 2 स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है, जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट भी हो सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट भी हो सकता है, स्पेसिफिक डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट भी हो सकता है। करेक्ट है? अब मुझे बताओगे जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, नहीं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन में डिफरेंस क्या होता है? जनरल डोनेशन में कोई पर्पस अटैच नहीं होता है, जबकि स्पेसिफिक डोनेशन में कोई पर्पस अटैच होता है। जनरल डोनेशन जनरल पर्पस के लिए होता है, जहां मर्जी पड़े वहां यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक डोनेशन को जहां मर्जी पड़े वहां यूज नहीं कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। मैंने कोई गवर्नमेंट स्कूल को 5 लाख रुपीस का डोनेशन दिया, गवर्नमेंट स्कूल को 5 लाख रुपीस का डोनेशन दिया, और मैंने कहा कि आप इससे स्कूल में एसी इंस्टॉल करा देना, तो मुझे बताओ ये जनरल हुआ कि स्पेसिफिक हुआ? ये स्पेसिफिक डोनेशन हुआ। मैंने कोई ऑर्फनेज को 2 लाख का डोनेशन दिया, 2 लाख का डोनेशन देके बोला जहां मर्जी पड़े वहां यूज करो, तो ये कौन सा डोनेशन हो गया? जनरल डोनेशन हो गया। हम कहते हैं जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, ये रिकरिंग नेचर का होता है। कौन से नेचर का होता है? रिकरिंग नेचर का होता है। एंड जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, ये कौन से नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। सर जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट रिकरिंग नेचर का कैसे होता है? कॉमन सेंस बेटा, आपने बहुत बार शॉपिंग मॉल्स में जब जाते हो तो वो कैश काउंटर पे आपने बहुत बार एक छोटे छोटे डोनेशन बॉक्स देखे होंगे। कभी एयरपोर्ट पे गए हो तो वहां पे भी डोनेशन बॉक्स होते हैं, वहां पे लोग 50 रुपीज, 100 रुपीज, 500 रुपीज वो इंसर्ट करते हैं। तो उस डोनेशन बॉक्स में ये जो पैसे आते हैं, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये जो पैसे आ रहे हैं क्या ये बार बार आ रहे हैं? क्या ये स्मॉल अमाउंट है? क्या तो ये रिकरिंग नेचर, ऑर्गेनाइज एनपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, क्या ये रिकरिंग नेचर का है कि नहीं है? तो पैसा आया तो डेबिट व्हाट कम्स इन रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट होगा ही होगा, डेबिट होगा ही होगा। लेकिन मुझे बताओ यहां से कहां जाना चाहिए? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए कि बैलेंस शीट में जाना चाहिए? आप लोगों को रिस्पॉन्स करना है। जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए कि बैलेंस शीट में जाना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए कि बैलेंस शीट में जाना चाहिए? जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पे जाना चाहिए कि बैलेंस शीट पे जाना चाहिए? सब कह रहे हैं इनकम, सब क्या कह रहे हैं? इनकम, इनकम, इनकम। ठीक है, परफेक्ट है। कहां जाना चाहिए? इनकम में जाना चाहिए। माय क्वेश्चन टू यू, मान के चलो कि 500 रुपीज का डोनेशन आया और सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डोनेशन लिखा हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। रिसीट साइड पे क्या लिखा है? सिर्फ डोनेशन लिखा है। तो 500 रुपीज का डोनेशन हम मान सकते हैं स्मॉल अमाउंट है, तो क्या उसे इनकम ट्रीट कर सकते हैं और उसका जस्टिफाइड रीजन दे सकते हैं? जस्टिफाइड रीजन दे सकते हैं कि नीचे नोट लिखा है, नोट लिख सकते हो कि जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट हेंस वी ट्रीट एज इनकम। लेकिन मान के चलो 10,000 रुपीज का डोनेशन आया और सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? डोनेशन लिखा हुआ है। सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ है तो बेटा ये तो जनरल डोनेशन होगा। कौन सा डोनेशन होगा? ये तो जनरल डोनेशन होगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, 10,000 की डोनेशन को इनकम ट्रीट करोगे कि कैपिटलाइज करोगे? इनकम ट्रीट करोगे कि कैपिटलाइज करोगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखोगे कि उसे इनकम ट्रीट करोगे? बेटा सीए फाउंडेशन प्रोफेशनल लेवल पे जो मर्जी पड़े वो ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि 10,000 का डोनेशन यू कांट से इट्स अ स्मॉल अमाउंट, यू कांट से इट्स अ बिग अमाउंट। 10,000 रुपीज स्मॉल बिग में हम क्लासिफाई तभी कर सकते हैं क्योंकि ये क्लासिफिकेशन सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है एक पर्सन के लिए, हो सकता है एक पर्सन के लिए स्मॉल बिग मतलब 10,000 ज्यादा मायने नहीं रखता है। अब मुझे बताओ, रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के लिए क्या 10,000 रुपीज कोई मायने रखता है? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अगर हम कहें एक छोटे से बिजनेस के लिए, एक पान बीड़ी की शॉप वाले के लिए, क्या वो 10,000 रुपीज ज्यादा मायने रखता है? ऑफ कोर्स मायने रखता है। तो मतलब वी जस्ट कांट से कि 10,000 स्मॉल है कि बिग है। हम 12th के लेवल पे हम क्या करते थे? उसे इनकम ट्रीट करते थे। मैं कहता था कि 12th पे इनकम ही ट्रीट कर लो, बट यहाँ पे आप कुछ भी ट्रीट कर सकते हो। आप उसे इनकम भी ट्रीट कर सकते हो या उसे आप मुझे बताओ, अगर हम जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट ट्रीट करेंगे तो क्या ये नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट बन जाएगी? क्या कौन से नेचर की रिसीट बन जाएगी? नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट बन जाएगी क्या? और मुझे बताओ, नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट, नॉन रिकरिंग नेचर की रिसीट आई वुड रादर से हम क्या ट्रीट करते हैं? उसे कैपिटल रिसीट ट्रीट करते हैं। तो उसी रिसीट को हम कहां पे ऐड कर देंगे? उसी रिसीट को हम कहां पे ऐड करेंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन। क्या लिखेंगे यहाँ पे? डोनेशन। रिपीट कर रहा हूँ, जनरल डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट हम क्या ट्रीट कर सकते हैं? इनकम ट्रीट कर सकते हैं। यू ऑल एग्रीड विद दिस? जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट, अब यहाँ एक सेकेंड, जनरल डोनेशन लिखा हुआ है 10,000 रुपीज। अब इसे स्मॉल ट्रीट करना, बिग ट्रीट करना समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गिव एनी ट्रीटमेंट। अगर आप इनकम की ट्रीटमेंट देते हो तो आप उसको इनकम में लिखोगे और एक नोट अपेंड करोगे कि इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट this donation, this general donation is of small amount and it is of recurring in nature, hence we treat as income.
अगर आप उसे कैपिटलाइज करते हो तो बैलेंस शीट में कहां पे लिखोगे? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे बैलेंस शीट में कहां पे लिखोगे? डिस्कशन हो गया, बैलेंस शीट में कहां पे लिखोगे? अगर आप उससे कैपिटलाइज करते हो तो बैलेंस शीट पे कहां पे लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में लिखेंगे, वो भी कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। कहां पे ऐड कर देंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। और कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, शांतनु बराबर है, लेकिन वो भी कहां पे करेंगे? कैपिटल फंड में उसे ऐड करेंगे। तो जनरल डोनेशन ऑफ बिग अमाउंट आप कैपिटलाइज कर सकते हो, ये कैपिटल रिसीट है और वो बैलेंस शीट में कहां पे आनी चाहिए? लाइब्रेरी साइड पे आनी चाहिए। उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे और एक नोट अपेंड कर दोगे, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वी अज्यूम दैट दिस डोनेशन इज ऑफ नॉन रिकरिंग इन नेचर, hence we capitalize it। हम क्या करते हैं? उससे कैपिटलाइज कर रहे हैं। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। सेकंड, स्पेसिफिक डोनेशन whether it is of small amount or big amount always to be capitalized। always क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज ही होना चाहिए। और ये बैलेंस शीट में कहां जाना चाहिए? लाइबिलिटी साइड पे ही जाना चाहिए। ये बैलेंस शीट पे कहां पे जाना चाहिए? बैलेंस में लाइबिलिटी साइड पे जाना चाहिए, लेकिन उस स्पेसिफिक डोनेशन को कभी भी कैपिटल फंड में ऐड करना नहीं है। इट शुड बी शोन बाय वे ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। मैंने किसी गवर्नमेंट कॉलेज को डोनेशन दिया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी। अब मुझे सोच ही बताओगे, मैंने किसी गवर्नमेंट कॉलेज को डोनेशन दिया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी, तो अब मुझे बताओगे मैंने 5 लाख रुपीस का डोनेशन दिया था। ये है तो स्पेसिफिक डोनेशन, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो उसको बैलेंस शीट में कहां पे लिखेंगे? लाइब्रेरी साइड में लिखेंगे एंड बाय वे ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी 5 लाख रुपीस, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी 5 लाख रुपीस। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। स्पेसिफिक डोनेशन कभी भी कैपिटल फंड में ऐड होता नहीं है, क्योंकि कैपिटल फंड जो है उसका एक और नाम है जनरल फंड। क्या नाम है? जनरल फंड। ये जनरल पर्पस के लिए यूज होता है और इससे जनरल पर्पस के लिए यूज, ये 5 लाख रुपीस को जनरल पर्पस के लिए यूज करना नहीं है, इसे एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना है। इसीलिए हम ये 5 लाख को कैपिटल फंड में ऐड नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक डोनेशन वेदर इट इज ऑफ स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट। मैंने कोई ऑर्फनेज को 2000 रुपीस का डोनेशन दिया और डोनेशन देके कहा कि इससे आपके जो बच्चे हैं उनके लिए बिस्किट्स चॉकलेट्स लेके आना, तो क्या ये स्पेसिफिक डोनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट है? स्मॉल अमाउंट है। तो स्मॉल अमाउंट जो है उसको भी आप कहां पे लिखोगे? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे ही लिखेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड करने का ऑब्लिगेशन है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेंड करने की लाइबिलिटी है। इसीलिए स्पेसिफिक डोनेशन वेदर इट इज ऑफ स्मॉल अमाउंट और बिग अमाउंट ऑलवेज टू बी क्या होना चाहिए? कैपिटलाइज ही होना चाहिए, लेकिन ये कैपिटल फंड में ऐड होता नहीं है। यहां तक की बातें समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलोगे फटाफट। ओके, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलोगे। फास्ट। गुड, वंडरफुल। चलो नेक्स्ट हमारे पास आया था, नेक्स्ट है एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस। नेक्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं दैट विल बी ऑन एडमिशन फीस। इसी एडमिशन फीस को हम क्या कहते हैं? एंट्रेंस फीस भी कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? हम एंट्रेंस फीस भी कहते हैं। मुझे बताओ, एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस। बेटा एडमिशन फीस को लेके देयर आर बोथ साइडेड आर्गुमेंट्स, दोनों साइडेड आर्गुमेंट हैं। बहुत सारे ऑथर्स ये कहते हैं उसे इनकम ट्रीट करो। अच्छा एक मिनट सोचिए, बताओ एनपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या एडमिशन फीस आती है कि जाती है? आती है। कोई तो रिसीट तो है। बेटा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। एक बात ध्यान देना कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना ईजी क्यों है? क्योंकि वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक ही प्रिंसिपल पे बनता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया डेबिट कर दो, पैसा गया क्रेडिट कर दो। और सिर्फ कैश को ही क्रेडिट, कैश ट्रांजैक्शन को ही डेबिट क्रेडिट करो। ओके जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से, मैंने कल ही कहा था कि आपके सीए फाउंडेशन लेवल पे दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। टाइप 1 क्या है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करो। एंड टाइप 2 क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस जब आते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है। बस पैसा आया डेबिट, पैसा गया क्रेडिट, दैट्स इट। तो एडमिशन फीस आएगा तो डेबिट तो करेंगे ना दोस्तों। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस का एक और नाम क्या है? एंट्रेंस फीस है। इट्स वन एंड द सेम थिंग। आया तो डेबिट तो करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। बस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से कहां जाना चाहिए, दैट इज क्वेश्चन।
कि वो इनकम में जाना चाहिए कि वो कैपिटलाइज होना चाहिए, वो इनकम में जाना चाहिए कि वो कैपिटलाइज होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। तो एडमिशन फीस के लेके जनरली इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो यू कैन गिव एनी ट्रीटमेंट। आप उसे इनकम भी ट्रीट कर सकते हो, या तो आप उसे क्या कर सकते हो, कैपिटलाइज भी कर सकते हो। कैपिटलाइज करोगे तो एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस कैपिटल फंड में ऐड होता है। कहां पे ऐड होता है? कैपिटल फंड में ऐड होता है। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है तो पूछो मुझे, कोई कंफ्यूजन है? एडमिशन फीस, एंट्रेंस फीस को लेकर देयर आर बोथ साइडेड आर्गुमेंट्स, दोनों साइडेड आर्गुमेंट है। हम दोनों ट्रीटमेंट उसे दे सकते हैं। हम उसे इनकम भी ट्रीट कर सकते हैं, या तो हम उसे कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी है तो उसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए चलेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ये सिचुएशन में हम कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। वी कैन गिव एनी ट्रीटमेंट। आई होप यू मेक माय पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है तो मुझे पूछो। क्लियर? चलो, बच्चों को लग रहा है क्लियर है। मुझे तो एक और मैं पॉइंट बताना भूल गया था, लेगेसी। नो डाउट, लेगेसी पे डिस्कशन करते हैं। लेगेसी बताओ, लेगेसी क्या होता है? लेगेसी ऑल्सो काइंड ऑफ अ डोनेशन है। ये भी क्या है बेटा? काइंड ऑफ डोनेशन ही है। लेगेसी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डोनेशन। ये भी एक काइंड ऑफ डोनेशन ही है, लेकिन बच्चों मेरी बात को समझोगे, काइंड ऑफ डोनेशन तो है, लेकिन ट्राई टू कनेक्ट माय पॉइंट। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये जो डोनेशन है ये एज पर विल ऑफ अ डिजीज पर्सन है। कोई पर्सन की डेथ हो चुकी है और उसके वसीयत के अकॉर्डिंग अगर कोई पैसा या कोई चीज कोई एनपीसी को मिलती है तो उसे हम डोनेशन न कह के क्या कहते हैं? लेगेसी कहते हैं। लेगेसी इज नथिंग बट अमाउंट और वैल्यू ऑफ थिंग रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम अ विल ऑफ अ डिजीज पर्सन, फ्रॉम अ विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। तो उसे हम क्या कहते हैं? लेगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लेगेसी कहते हैं। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर पैसा आया तो क्या रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट होगा कि नहीं होगा? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, टू प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज वेरी इजी। इजी क्यों है? क्योंकि आया तो डेबिट करो, गया तो क्रेडिट करो। तो मुझे बताओ, लेगेसी, पैसा आया तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और यहां से क्या होगा? यहां से क्या होगा? ये कहां जाएगा? इनकम एंड, यहां से कहां जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा? नहीं, ये यहां से कहां जाएगा? लेगेसी ऑलवेज क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। लेगेसी ऑलवेज क्या होता है? कैपिटलाइज होता है। अगर कोई जनरल लेगेसी है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड कर दो। अगर कोई स्पेसिफिक लेगेसी है तो उसको कैपिटल फंड में ऐड न करके वी विल शो बाय वे ऑफ स्पेसिफिक हेडिंग इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिपीट कर रहा हूं, लेगेसी इज नथिंग बट अमाउंट और वैल्यू ऑफ थिंग रिसीव्ड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न फ्रॉम अ विल ऑफ अ डिजीज पर्सन। डिजीज पर्सन की विल के अकॉर्डिंग जो पैसा मिला है वो पैसा कहां जाना चाहिए? वो पैसा कहां जाना चाहिए? पैसा जाना चाहिए पहले रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, और वहां से क्या होना चाहिए? लेगेसी, whether it is a small amount or big amount, always to be capitalized. General legacy should be added with capital fund, whereas specific legacy should be shown by way of specific heading in balance sheet liability side. My question to you, जनरल लेगेसी मतलब क्या? जो जिसके साथ कोई पर्पस अटैच नहीं है तो उसे जनरल लेगेसी कहेंगे, और जिसके साथ कोई पर्पस अटैच है उसे क्या कहते हैं? स्पेसिफिक लेगेसी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? स्पेसिफिक लेगेसी कहते हैं। अब बताओ, है ना, लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग। बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है यूएस में और कोरोना वायरस की वजह से, यूरोपियन कंट्रीज में, यूएस में। तो अभी ना बहुत सारी न्यूज आ रही है। I was talking to one of my friend in US yesterday last night and he said कि एक जन की डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद उसके पास है ना, he has billions of dollars। तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे वो पूरा डॉलर, वो जितने भी डॉलर्स थे उन्होंने कोई चर्च को डोनेट कर दिया। तो मुझे तो वो चर्च को डोनेट कर दिया, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये मरने के मतलब डेथ की, एक पर्सन की डेथ के बाद क्या ये डोनेट हुआ है? और उसकी विल के अकॉर्डिंग डोनेट हुआ। तो जो विल के अकॉर्डिंग डोनेट हुआ, वसीयत के अकॉर्डिंग डोनेट हुआ, उसे हम क्या कहते हैं? वो एनपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू, चर्च के पॉइंट ऑफ व्यू क्या बन जाता है? लेगेसी बन जाता है। अब वो कौन से, ये पैसा कौन से पर्पस के लिए यूज करना है ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ये जनरल लेगेसी बन गया। लेकिन ये पैसा कौन से पर्पस के लिए यूज होना चाहिए ऐसा प्रॉपर्ली लिखा गया है, तो ये क्या बन जाता है? स्पेसिफिक लेगेसी बन जाता है। स्पेसिफिक लेगेसी should be shown by way of specific heading in balance sheet liability side। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, क्वेश्चन पूछोगे, डाउट पूछोगे फटाफट। ओके, समझ में आया? हितस्वी समझ में आया? सार्थक समझ में आया? शांतनु समझ में आया? अनुष्का तनुष्का समझ में आया? मुस्कान समझ में आया? और कौन है? चलो डन। अब मुझे बताओ एक और था, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर।
बताओगे फटाफट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या ट्रीट करेंगे? पैसा तो आएगा, बेचने से पैसा आएगा ना, कॉमन सेंस, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या ट्रीट करेंगे उसे? इनकम। ओल्ड पेपर को बेचना ये रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज होगी, तो क्या हम उसे इनकम ट्रीट कर सकते हैं क्या? यस, सबका आंसर है इनकम इनकम इनकम, परफेक्ट। बताओ, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल of a sports club, sale of old sports material of a sports club, sale of old sports material of a sports club, sale of old sports material of a sports club। पहले बताओ बेच के पैसा आएगा, हाँ ना में आंसर करो पहले, इनकम इनकम छोड़ो पहले, बेच के पैसा आएगा कि नहीं आएगा? प्रेरणा सार्थक आयुष, बेच के पैसा आएगा? यस आएगा। ओम कह रहा पैसा आएगा, तो बताओ पैसा, देखो ऑलवेज ना डिसाइड बाद में नहीं करना है। पैसा आया तो अब ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में तो डेबिट हुआ, अब यहां से कहां जाएगा? उसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे? भाई कोई भी स्पोर्ट्स क्लब में एक्टिविटीज होती है, रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा। हाँ, एक मिनट, बीच में एक फोन आ गया था इसीलिए वॉइस ब्रेक हो रही है। कोई भी स्पोर्ट्स क्लब में ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल को बेचना एक रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज होती है। कोई क्रिकेट क्लब है, थोड़ा विजुअलाइज करो तो आपको समझ में आ गया। क्रिकेट क्लब में क्या बॉल है, बैट है, क्या ये क्या जब ओल्ड हो जाएंगे, मतलब ओल्ड हो जाएंगे तो क्या उसको बेचेंगे क्या? कोई बैडमिंटन क्लब है, उसमें शटल कॉक है, क्या ये भी जब रोज के रोज शटल कॉक निकलते रहते हैं जो ओल्ड होते रहते हैं, क्या उसको भी क्या बेचेंगे क्या बाद में? तो ये जो बेच के जो पैसा आता है वो बार बार आएगा, तो बार बार आएगा, तो ये रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज है। और रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं? रिकरिंग नेचर की एक्टिविटीज को हम कहते हैं बट आई वुड रादर से उसे इनकम। क्या कहते हैं उससे बेटा? उससे जो पैसा आता है उसे क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं। तो आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। एक और पूछता हूं, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स क्या करेंगे इसका? धनाधन बताओगे, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स का क्या करेंगे? बैलेंस शीट में रिस्पेक्टिव एसेट से माइनस करेंगे। यार ऐसा तो नहीं है, ठीक है वो तो माइनस करेंगे। मुस्कान यू आर करेक्ट। लिस्ट फ्रॉम एसेट, प्रॉफिट है तो इनकम करेक्ट है। प्रॉफिट और लॉस पार्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इफ प्रॉफिट देन इनकम, इफ लॉस देन एक्सपेंस। ओके, एग्जांपल ले रहा हूं, सोच के बता। लॉस होगा तो एक्सपेंस, ठीक है बेटा, अंडरस्टूड। मैंने 1 जनवरी 2021 को एक एसेट परचेज की, 1 जनवरी 2020 को एक एसेट परचेज की, मान के चलो 1 लाख रुपीज में। कितने में? 1 लाख रुपीज में। 31 दिसंबर 2023 को ये एसेट को मैं बेच रहा हूं। मैंने उसको बेचा 3 साल के बाद। मुझे बताओ 20, 21, 22, 23 कितने साल के बाद बेच रहा हूं? 4 साल के बाद बेच रहा हूं। कितने साल के बाद बेच रहा हूं? 4 साल के बाद। डिप्रिसिएशन चार्ज होगा कि नहीं होगा? इस पे क्या चार्ज होगा? डिप्रिसिएशन। बेटा कोई भी फिक्स एसेट्स होती है तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। कोई भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू ईयर बाय ईयर क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो वो जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट है उसे वेर एंड टेयर भी कहते हैं। डिप्रिसिएशन हम सीखेंगे बहुत सारी बातों को, तो उसे वेर एंड टेयर भी कहते हैं। और इससे एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, और उसी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को हम क्या कहते हैं? डिप्रिसिएशन कहते हैं। मुझे बताओ 20, 21, 22, 23 हर साल 10,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, और इस दिन की उसकी बुक वैल्यू 60,000 रुपीज थी, और उसको बेचा 80,000 में। कितने में बेचा? 80,000 में। अब पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे बताओ 1 जनवरी 2020 में कितने में खरीदा? फास्ट रिस्पॉन्स करोगे। कितने में परचेज किया? 1 लाख में परचेज किया। 31 दिसंबर 2023 को बेच रहे थे, उस दिन की बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000 थी। पहले मुझे बताओ बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट डज मीन बाय बुक वैल्यू? व्हाट डज मीन बाय बुक वैल्यू? उस दिन की, जिस दिन बेच रहे थे उस दिन की बुक वैल्यू कितनी थी? 60,000।
तो 40,000 कहां चला गया? आपको नहीं लगता है ये 40,000 4 साल में डिप्रिसिएशन में चला गया होगा? कहां पे चला गया होगा डिप्रिसिएशन में? समझ में आता है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो डाउट पूछोगे बेटा। आपको नहीं लगता है? दर्शना कहां पर है आज? दर्शना नहीं दिखाई दे रही है। वैभवी वाडकर कहां पर है आज? आंसर नहीं आ रहा उन लोगों का। मुझे आपको नहीं लगता ये 40,000 रुपीज 4 साल में कहां चला गया? ये 40,000 रुपीज 4 साल में कहां चला गया? डिप्रिसिएशन में चला गया। ये डिप्रिसिएशन में चला गया तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताओ, अगर ये डिप्रिसिएशन में चला गया तो मुझे बताओ 40 डिप्रिसिएशन में गया तो बचा कितना? 60,000। इसे कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। किसी कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। यही वैल्यू अगर हम नहीं बेचते, एसेट को नहीं बेचते, तो आपको नहीं लगता यही वैल्यू बैलेंस शीट में कहां पे आती? एसेट साइड पे आती। यही वैल्यू बैलेंस शीट में कहां पर आती? एसेट साइड पे आती। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। और बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज आती है उसे कौन सी वैल्यू कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? उसे बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू के दो इंटरप्रिटेशन है, वैल्यू विच इज प्रेजेंटेड बाय योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट। वैल्यू विच इज प्रेजेंटेड बाय योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बैलेंस शीट। एंड सेकंड इंटरप्रिटेशन वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन। वैल्यू आफ्टर डिप्रिसिएशन मुझे बताओ क्या 60,000 की जो वैल्यू है क्या ये आफ्टर डिप्रिसिएशन वैल्यू है क्या? यस। मुझे बताओ जब भी हाँ कोई भी एसेट को बेचेंगे, ओल्ड एसेट को बेचेंगे, तो उसको बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। 60,000 की बुक वैल्यू की एसेट को हमने 80,000 में बेच दिया। कितने में बेचा? 80,000 में बेचा। इसे सेलिंग प्राइस कहेंगे। बताओ सेलिंग प्राइस कहेंगे। 60,000 की बुक वैल्यू के एसेट को 80 में बेचा। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ? सबका आंसर आ रहा है 20,000 20,000 20,000 20,000। परफेक्ट, एकदम करेक्ट। मुझे बताओ 60,000 की बुक वैल्यू की एसेट को 50,000 में बेचा, तो बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? अगर लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ? सबका आंसर आ रहा है 10,000 10,000 10,000। चलो चलो, डन डन डन, सबको समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस के साथ। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई भी ओल्ड एसेट को बेचोगे तो ओल्ड एसेट को बेच के वी नीड टू कंपेयर, वो फाइंड करने के लिए वी नीड टू कंपेयर बुक वैल्यू विद सेलिंग प्राइस। वी नीड टू कंपेयर बुक वैल्यू विद सेलिंग प्राइस। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। मेरी बात समझ में आती होगी। वी नीड टू कंपेयर विद सेलिंग बुक वैल्यू विद सेलिंग प्राइस। और बुक वैल्यू सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे तो उससे आपको प्रॉफिट लॉस पता चल जाए। मुझे बताओ जस्ट इन केस मान के चलो कि प्रॉफिट आया। अरे एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना।
अरे सॉरी बच्चों, 2 मिनट। ओके, ये बात समझ में आई क्या? जो भी प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस फाइंड करने के लिए हम किसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे। बुक वैल्यू के मीनिंग को समझ जाना। बुक वैल्यू का मीनिंग क्या होता है? वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, या तो वैल्यू व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे? प्रॉफिट हुआ, एक बात याद रखना, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे बताओ, यही एग्जांपल ले लो। 1 लाख की, नहीं सॉरी, 60,000 की बुक वैल्यू की एसेट को कितने में बेचा? 60,000 की बुक वैल्यू की एसेट को कितने में बेचा? 60,000 की बुक वैल्यू की एसेट को बेचा हमने 80,000 में। कितने में बेचा? 80,000 में। ये रिसीट है कि नहीं है? हाँ ना में आंसर करोगे। ये रिसीट है कि नहीं है? हाँ ना में आंसर करोगे। अगर ये रिसीट है तो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? ये रिसीट है कि नहीं है? हाँ ना में आंसर करोगे। और ये अगर रिसीट है, आपको लग रहा है, तो ये कैपिटल रिसीट है कि रेवेन्यू रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। और मैंने आपको क्या सिखाया था? कैपिटल रिसीट क्या होनी चाहिए? कैपिटलाइज होनी चाहिए। मैंने सिखाया क्या था आपको? मैंने सिखाया क्या था? कैपिटल रिसीट क्या होनी चाहिए? हाँ, रिसीट है तो कहां जाएगा? पहले बताओ, रिसीट तो कहां जाएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। 80,000 बेच के आया तो रिसीट्स कहां पे जाएगी? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगी ना। पहले तो यहां जाएगा ही जाएगा। और सबने बोला कि कैपिटल रिसीट है। यू ऑल अग्रीड विद दिस? सबने क्या बोला कि कैपिटल रिसीट है? यू ऑल अग्रीड विद दिस? ओके, ये कहां जाएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। सेकंड बताओ, यहां से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा कि ये बैलेंस शीट में जाएगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जाएगा कि बैलेंस शीट में जाएगा? हम लोग ऑलवेज कहते थे कि मैं ऑलवेज कहता था कैपिटल रिसीट शुड बी कैपिटलाइज। सार्थक गलत, गलत। मैंने ऑलवेज कहा था, मैंने ये नहीं कहा था, मैं ऑलवेज ये कहता था जनरली कैपिटल रिसीट शुड बी कैपिटलाइज। मैं ऑलवेज वर्ड क्या यूज करता था? जनरली। और जनरली का मतलब क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑल द टाइम कैपिटल रिसीट बैलेंस शीट में कहां पे जाती है? लाइबिलिटी साइड में जाती है। कोई भी एंगल से मुझे बताओ, ये 80,000 को अगर आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिख दोगे, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिख दोगे, तो आपको कोई भी एंगल से क्या लाइबिलिटी दिख रही है क्या? ये कोई भी एंगल से लाइबिलिटी नहीं है बेटा, ये कोई भी एंगल से लाइबिलिटी नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ओल्ड एसेट को बेच के जो रिसीट आएगी वो 100% कैपिटल रिसीट ही होगी। वो 100% कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट ही होगी। लेकिन कैपिटल रिसीट ये कैपिटलाइज नहीं होता है, ये कैपिटलाइज नहीं होता है। लेकिन इसको बेच के या तो एस प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। या तो क्या होगा? प्रॉफिट हुआ होगा तो लॉस हुआ होगा। दैट प्रॉफिट और लॉस should be credited or debited to income and expenditure account. That profit or loss should be credited or debited to income and expenditure account. वो प्रॉफिट और लॉस क्या होना चाहिए? ये या तो हाँ, प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट करोगे, लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या करोगे? डेबिट करोगे। वी डिडक्ट फ्रॉम द फर्नीचर 60,000 फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड क्रेडिट प्रॉफिट। करेक्ट है, करेक्ट है, ये राइट, परफेक्ट है वैभवी। मतलब हम क्या करेंगे? बैलेंस शीट से 60,000 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक, एक सिंपल सी बात है। अब मुझे बताओ, आपके पास बैलेंस शीट में 1 लाख का फर्नीचर था, करेक्ट है? 40,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज करके उसकी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी? 60,000 की आ रही थी। और उसी फर्नीचर को आपने बेच दिया, तो अब तो वो यहाँ पे आने वाला नहीं है। बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? जो फर्नीचर को बेचा, जो पहले बैलेंस शीट में दिख रहा था, क्या वो बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? वो बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? वो बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? अब वो फर्नीचर बैलेंस शीट में आने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, अब वो ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इतना भूल जाओ, मुझे सिर्फ इतना ही समझाना है। क्या एसेट को, कोई भी ओल्ड एसेट को बेच के जो पैसा आएगा, जो रिसीट आएगी, उसे कौन सी रिसीट कहते हैं? कैपिटल रिसीट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। लेकिन यहां से ये लायबिलिटी में नहीं जाता है। ये लायबिलिटी, कैपिटल रिसीट तो है लेकिन लायबिलिटी में नहीं जाता है। लेकिन ये ओल्ड एसेट को बेच के प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। दैट प्रॉफिट और लॉस शुड बी क्रेडिटेड और डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट करो, लॉस हुआ तो क्या करो? डेबिट करो। लॉस हुआ तो क्या करो? डेबिट करो। आई होप यू गेट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात है कि बच्चों इसमें? ये समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, लाइफ मेंबरशिप फीस कौन सी है? ये समझ में आया तो हाँ बोलोगे बेटा। कोई डाउट है तो पूछोगे। सर रिपीट करो ना। वर्षा, क्या रिपीट करूं बेटा? कहां से रिपीट करूं बता? बट कहां से करूं ना?
बस कुछ नहीं बेटा, मैंने एक ही सेंटेंस बोला था कि फर्नीचर को बेच के जो पैसा आएगा, जो रिसीट आएगी, उसे कौन सी रिसीट कहेंगे? कैपिटल रिसीट कहेंगे। ओल्ड फर्नीचर या ओल्ड एसेट को बेच के या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और लॉस होगा तो लॉस शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं बोला था बेटा। अब समझ में आ गया क्या बेटा? वही बोला था। उसके बाद था लाइफ मेंबरशिप फीस। कौन सी है? लाइफ मेंबरशिप फीस। बेटा लाइफ मेंबरशिप फीस कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। अगर मैंने एक जिम का ईयरली सब्सक्रिप्शन लिया है तो मुझे 10,000 पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है? 10,000 पे करना पड़ता है। लेकिन जिम ने कहा कि आप है ना 5 लाख रुपीज पे कर दो एंड यू विल बी अ मेंबर फॉर लाइफ, यू विल बी अ मेंबर फॉर लाइफ। अगर मैं ईयरली सब्सक्रिप्शन लेता हूं तो मैं कितना पे करता हूं? 10,000 पे करता हूं ईयरली। जिम ने मुझे कहा कि आप 5 लाख पे कर दो एंड यू विल बी अ मेंबर फॉर लाइफ, मेंबर फॉर लाइफ। तो मुझे बताओ ये 5 लाख रुपीज, मान के चलो वो एनपीसी है, ऐसे मान लो वो एनपीसी है, वो एक क्लब है, तो क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू 5 लाख रुपीज क्या है? रिसीट है। रिसीट तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या वो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या 5 लाख डेबिट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स डेबिट होगा। लेकिन अब ये जो रिसीट है, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, ये रेवेन्यू रिसीट्स हैं। ऐसी लाइफ मेंबरशिप क्या बार बार आती होगी कि वंस इन अ व्हाइल आती होगी? ऐसी लाइफ मेंबरशिप बार बार आती होगी कि वंस इन अ व्हाइल आती होगी? ऐसी लाइफ मेंबरशिप बार बार आती होगी कि वंस इन अ व्हाइल आती होगी? ये इनकम नहीं होता। हितेश्वरी किस बात के लिए इनकम तूने बताया? समझ में नहीं आया। ये जो 5 लाख रुपीज है ये तो कैपिटल रिसीट है। ये तो कौन सी रिसीट है? कैपिटल रिसीट है। ये तो कैपिटल रिसीट है। तो मुझे बताओ कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट आपको नहीं लगता है कैपिटल रिसीट क्या होनी चाहिए? कैपिटल रिसीट क्या होनी चाहिए? कैपिटल रिसीट कैपिटलाइज होनी चाहिए। ये कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जाएगा, और उसको हम कैपिटल फंड में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। कहां पे ऐड कर देंगे? कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट क्लियर। लाइफ मेंबरशिप फीस को लेके आपके सीए फाउंडेशन में वही ट्रीटमेंट है जो हम 12th में करते थे। अदरवाइज इंटरमीडिएट लेवल पे पहले जब ये टॉपिक था तब वहां पे ट्रीटमेंट अलग हुआ करती थी, बट अब ऐसी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सिंपली कैपिटल फंड में क्या कर देते हैं, उससे ऐड कर देते हैं बाय अप्लाइंग दैट लॉजिक। ये कैपिटल रिसीट है। कौन सी रिसीट है? ये कैपिटल रिसीट है। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट क्लियर। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो ना बोलोगे, ताकि रिपीट करो। लास्ट एक रहेगा सब्सक्रिप्शन। क्या रहेगा आपका? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का थियोरेटिकल डिस्कशन जितना इंपॉर्टेंट नहीं है उससे कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल डिस्कशन उसका। ओके, हाँ ऑनोरेरियम भी रहेगा, करेक्ट है। अब बताता हूँ सब्सक्रिप्शन की जब बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं? सब्सक्रिप्शन की जब हम बात करते हैं, थोड़ा सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है? मेन सोर्स ऑफ इनकम है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मेन सोर्स ऑफ इनकम रिकरिंग नेचर की होगी या नॉन रिकरिंग नेचर की होगी? मेन सोर्स ऑफ इनकम रिकरिंग नेचर का होगा या नॉन रिकरिंग नेचर का होगा? मेन सोर्स ऑफ इनकम रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा? ऑफ कोर्स रिकरिंग होगा। कॉमन सेंस से यार, मेन सोर्स ऑफ इनकम कभी नॉन रिकरिंग हो ही नहीं सकता। अगर मेन सोर्स ऑफ इनकम आपके पेरेंट्स के लिए सैलरी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो क्या वो मेन सोर्स ऑफ इनकम नॉन रिकरिंग नेचर का हो सकता है कि वो रिकरिंग ही होना चाहिए? वो ऑफ कोर्स रिकरिंग होना चाहिए। अगर वो रिकरिंग नहीं हुआ, वो बार बार नहीं आया, तो दिक्कत हो सकती है बेटा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम शुड बी ऑफ रिकरिंग इन नेचर। कौन से नेचर का होना चाहिए? रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। रिकरिंग नेचर का होना चाहिए। एंड इट शुड बी क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इनकम करेंगे? इनकम टाइप इनकम लिख सकते हैं क्या बेटा उससे यहाँ पे? तो ये एक पॉइंट था सब्सक्रिप्शन को लेके कि सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑलवेज क्या होता है? रिकरिंग नेचर का होता है। इसीलिए उसे क्या ट्रीट करेंगे? इनकम ट्रीट, क्या ट्रीट करेंगे? उससे इनकम ट्रीट करेंगे। लिसन मी नाउ केयरफुली। सब्सक्रिप्शन को लेके थियोरेटिकल डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रैक्टिकल डिस्कशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा कि उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किस तरह से हम टैकल करेंगे। तो अभी के लिए सब्सक्रिप्शन इतना ही काफी था। लास्ट एक पॉइंट था ऑनोरेरियम। क्या पॉइंट था आपका? ऑनोरेरियम। बेटा ऑनोरेरियम में एक वर्ड अटैच है, ऑनर। कौन सा वर्ड अटैच है? ऑनर।
बेटा किसी के ऑनर में जब हम कुछ देते हैं तो उससे क्या कहते हैं, ऑनोरेरियम कहते हैं। सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मैंने अभी है ना, आई थिंक लास्ट वीक मैंने एक लेक्चर अरेंज किया था स्टॉक एक्सचेंज पे। जो लेक्चर अरेंज करने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाया था, मतलब वो मेरे बहुत करीबी फ्रेंड थे, करीबी फ्रेंड है, इज गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो उनको मैंने ऑनलाइन एक्सेस दिया था और बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गाइड किया था कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, उसमें किस तरह से डील कर सकते हैं। अब जनरली वो ऐसे लेक्चर्स देने के लिए वो पैसा चार्ज करते हैं, उनकी फीस लेते हैं, उनके चार्जेस लेते हैं। जनरली ऐसे देने के लिए उनके वो चार्जेस लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आशीष तेरा ही काम है तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा, मैं कोई चार्जेस नहीं लूंगा तेरे से। और उन्होंने 2 आवर्स का लेक्चर्स लिया था, 2 आवर्स का लेक्चर्स लिया था। अब मेरी बातों को सुनोगे ध्यान से, अगर उन्होंने 2 आवर्स का लेक्चर्स लिया था तो मुझे लगा कि जनरली ऐसे 2 आवर्स के लेक्चर्स के लिए मार्केट में लोग 10,000 20,000 चार्ज करते हैं। लेकिन मैंने एज अ टोकन ऑफ पेमेंट, मुझे लगा कि उनके ऑनर में, मतलब वो लेक्चर लेने आए, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड आई शुड पे समथिंग। तो यूनिक एकेडमी ने उनको 5001 का एक टोकन अमाउंट दिया। क्या दिया? एक टोकन अमाउंट दिया। तो मुझे बताओ, ये जो टोकन अमाउंट दिया इसे ऑनोरेरियम कहते हैं, क्योंकि ये टोकन अमाउंट जो दिया गया था वो किसी के ऑनर में दिया गया था। क्या दिया गया था? किसी के ऑनर में दिया गया था, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया गया था, आउट ऑफ ऑनर दिया गया था। तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑनोरेरियम के नाम से बुलाते हैं। मैं ऑलवेज 12th में एक एग्जांपल लेता था कि जैसे कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कहीं पे फंक्शन करती है, तो वो बड़ी सेलिब्रिटी बहुत बड़ी फीस चार्ज करती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़। अगर कोई मान के चलो, कोई ऋतिक रोशन ने कोई ब्लाइंड किड्स की ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसने परफॉर्मेंस दिया, और उसने कहा कि मैं वॉलंटरी आ रहा हूँ, मुझे एक भी पैसा नहीं, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मैं वॉलंटरी आऊंगा, बच्चों को एंटरटेन करूंगा और चला जाऊंगा। तो ऋतिक रोशन आया, बच्चों को एंटरटेन किया, लेकिन ब्लाइंड किड्स की ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कमेटी को लगा कि अगर इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आई है तो हम 2-4 करोड़ तो रुपया नहीं दे सकते हैं। लेकिन आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ टोकन, उन्होंने ऋतिक रोशन को 11,000 रुपीज का एक चेक दिया। तो मुझे बताओ, क्या ये चेक, क्या ऋतिक रोशन ने जो काम किया था उसके लिए दिया था, कि ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया गया था, आउट ऑफ ऑनर दिया गया था? ये आउट ऑफ ऑनर दिया गया था, आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दिया गया था। तो ऐसे टाइप के पेमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑनोरेरियम कहते हैं। ऑनोरेरियम इज नथिंग बट अमाउंट पेड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू अ सर्टेन पर्सन, not because he has done his work. Generally, his work command fees, but out of gratitude, out of honor, small token of payment has been made, and that payment is known as honorarium. पेमेंट हुआ तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, पैसा आया कि पैसा गया? पेमेंट हुआ तो पैसा गया, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहां पर आएगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कहां पर आएगा? ये पेमेंट साइड पे आएगा। 11,000 रुपीज, क्या लिखा आपने? 11,000 रुपीज। मुझे तो ये पेमेंट तो हुआ, करेक्ट है। अब ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है? ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है? ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है? ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर? मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे, मुझे रिस्पॉन्स चाहिए आपका। ये रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है कि नॉन रिकरिंग? किसने बोला? साक्षी, ये रिकरिंग नेचर का होगा कि नॉन रिकरिंग नेचर का होगा? ऋतिक रोशन क्या हर महीने आएगा, हर साल आएगा और क्या परफॉर्म करेगा और उनको क्या पेमेंट करेंगे, ऐसा होगा? साक्षी, रिकरिंग या नॉन रिकरिंग? सभी लोगों का मेजोरिटी आंसर नॉन रिकरिंग। कॉमन सेंस है यार। क्या ऐसी सेलिब्रिटी बार बार आएगी और बार बार आके बार बार परफॉर्म करेगी क्या? तो नहीं बेटा, उसको जो पेमेंट किया वो कौन सा नेचर का है? नॉन रिकरिंग नेचर का है। और नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? क्या एक्सपेंस में लिखते हैं कि कैपिटलाइज करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? एक्सपेंस में लिखते हैं कि कैपिटलाइज करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करते हैं? एक्सपेंस में लिखते हैं कि कैपिटलाइज करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेंगे? वो एक्सपेंस में लिखेंगे कि कैपिटलाइज करेंगे? नहीं 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 नहीं, जनरली मैंने बोला ही नहीं है कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज टू बी कैपिटलाइज। ओम, आई नेवर सेड जनरली। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज टू बी कैपिटलाइज, वो हर बार कैपिटलाइज ही होता है, ऑलवेज कैपिटलाइज होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलवेज कैपिटलाइज होता है। तो क्या ये ऑनोरेरियम क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आना चाहिए? नहीं, ये ऑनोरेरियम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आना चाहिए? नहीं, यहाँ पे नहीं आ सकता है। Honorarium is always to be debited to income and expenditure account by applying the principle of materiality. मैंने 12th में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था,
लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगा, रिपीट कर रहा हूं। इसमें समझो क्या लिखा है मैंने, by applying the principle of materiality, by applying the principle of materiality। ये है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और जनरली हमारे दिमाग को एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो सब क्या होने चाहिए, कैपिटलाइज होने चाहिए। वो सब क्या होने चाहिए, कैपिटलाइज होने चाहिए। और तो ये भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो किसी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फिर तो ये क्या हो जाना चाहिए, कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। फिर तो ये क्या हो जाना चाहिए, कैपिटलाइज हो जाना चाहिए। बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए, एसेट साइड पे आना चाहिए। लेकिन मैंने कहा ऑल्दो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन फिर भी हम उसको कहां पे डेबिट करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट करेंगे बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। मटीरियलिटी क्या होता है, मटीरियल आइटम मतलब सी प्रिंसिपल ऑफ मटीरियल। अकाउंट्स बहुत सारे प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है बेटा। अकाउंट्स ऐसे ही नहीं बना है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मिला के अकाउंट्स बना गया है, अकाउंट्स को बनाया गया है। तो जब अकाउंट्स, एक अकाउंटेंट जब अकाउंट्स प्रिपेयर करता है तो उससे ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। ये सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के ही वो अकाउंट्स बनाता है। प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी क्या कहता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। माय क्वेश्चन योर आंसर। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? फर्नीचर परचेज करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? करेक्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बताओ ये बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए, ये बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए? एसेट साइड। करेक्ट है, बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए, एसेट साइड पे आना चाहिए। लेकिन फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे न लिख के वो कहां पे लिखती है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको एसेट साइड पे न लिख के उसे कहां पे डेबिट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करती है एज अ मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब छोटा मोटा एक्सपेंसेस। रिपीट कर रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज उसको बैलेंस शीट में एसेट, ऑल्दो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज उसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे न लिख के उसे कहां पे लिखती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देती है एज अ मिसलेनियस एक्सपेंस। सर ये क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, बट एक सिंपल सी बात कह रहा हूं। रिलायंस कंपनी के लिए क्या 11,000 रुपीज बहुत ज्यादा मटीरियल है? मटीरियल मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है? जिसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल करोड़ों रुपए में आता हो, क्या उसके लिए 11,000 या 10,000 का फर्नीचर, 11,000 या 10,000 का फर्नीचर की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट का मतलब होता है मटीरियल है, बहुत ज्यादा मटीरियल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बेंचमार्क बना लिया है। क्या बेंचमार्क बना लिया है कि 5 लाख तक का कोई भी एक्सपेंस हमारे लिए छोटा मोटा एक्सपेंस है। 5 लाख तक का कोई भी एक्सपेंस, फिर वो 5 लाख के एक्सपेंस में चाहे मशीनरी क्यों ना आ जाए, चाहे फर्नीचर क्यों ना आ जाए, चाहे कोई भी एसेट क्यों ना आ जाए, लेकिन उनके लिए 5 लाख की वैल्यू इतनी मटीरियल नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मटीरियल का मतलब उसकी इंपॉर्टेंस उनके लिए 5 लाख, अरे उनके लिए 5 लाख कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आई होप यू गेट माई पॉइंट। लेकिन यही अगर 11,000 का फर्नीचर अगर किसी पान बीड़ी की शॉप वाले ने परचेज किया होता, तो क्या पान बीड़ी की शॉप वाले के लिए क्या 11,000 का अमाउंट एकदम मटीरियल है? मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है, मटीरियल है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो उसको बैलेंस शीट में कहां पे लिखेगा, एसेट साइड पे लिखेगा। लेकिन रिलायंस के लिए ये 11,000 का जो फर्नीचर है ये इतना मटीरियल नहीं है, इतना मटीरियल नहीं है। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। ये इसीलिए बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज 10,000 के फर्नीचर को भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर सकती है। मुझे बताओ, क्या ऋतिक रोशन आया था तो जनरली वो तो 2 करोड़ रुपया लेता है, लेकिन क्या जो 11,000 जो ऑनरेरियम का दिया था, क्या ये मटीरियल था, बहुत बड़ा अमाउंट था कि छोटा मोटा अमाउंट था? ये मटीरियल था, छोटा मोटा बड़ा अमाउंट था कि छोटा मोटा अमाउंट था? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर व्हाट आई मीन टू से। इट वाज नॉट सो मटीरियल, ये इतना मटीरियल नहीं था, मटीरियल मतलब इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, अमाउंट छोटा मोटा था। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑनरेरियम को कहां पे डेबिट किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डेबिट किया बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। यू अंडरस्टूड प्रॉपरली? बेस्ट, चलो परफेक्ट।
बट एंडाउमेंट फंड मतलब स्पेसिफिक फंड, एंडाउमेंट फंड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक फंड। जैसे कि मान के चलो कि मैंने कोई क्रिकेट क्लब को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रेरणा ने क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन, एंडाउमेंट फंड क्या होता है? एंडाउमेंट फंड क्या होता है? मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट क्लब को डोनेशन दिया प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डोनेशन दिया, करेक्ट है। अब बताओ, ये जो उसके पास जो डोनेशन फंड आया ना, उसके पास प्राइज फंड, क्या कहते हैं उसे? प्राइज फंड कहते हैं। मुझे तो ये प्राइज फंड जो है, क्या ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड है क्या? तो उसे एंडाउमेंट फंड के नाम से बुलाते हैं। एंडाउमेंट फंड कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए है फंड। जैसे कि सिंपल सी बात को, हमारी बिल्डिंग को आई थिंक 4 दिन पहले हमारी बिल्डिंग के एक मेंबर ने कुछ 5 लाख रुपीज डोनेट किया। और 5 लाख रुपीज डोनेट इसीलिए किया उसने कि उससे मतलब जो भी जितने भी गरीब लोग हैं उनसे उनको खाना खिलाया जाए उससे। तो मुझे बताओ, क्या ये जो 5 लाख रुपीज का जो फंड आया है, क्या उसके साथ कुछ पर्पस अटैच है? तो ये जो फंड है उसे कौन सा फंड कहते हैं? एंडाउमेंट फंड कहते हैं। कौन सा फंड कहते हैं उसे? एंडाउमेंट फंड कहते हैं। प्रेरणा क्लियर है कि बेटा? अभी क्लियर है तो मुझे बताओगे, हाँ नहीं क्लियर तो मुझे ना बोलोगे बेटा। हाँ, एक स्पेसिफिक डोनेशन ही है, लेकिन है ना, उसको फंड लिखने का एक लॉजिक होता है। उसके अगेंस्ट में फंड क्यों लिखते हैं ना, वो फंड लिखने का एक लॉजिक है। अब मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना, उसके साथ साथ बताऊंगा। मुझे मुझे सिर्फ रिमाइंड करा देना। ये जो फंड लिखा है ना, ये फंड लिखने का एक लॉजिक था। प्राइस फंड लिखने का, प्राइस डोनेशन भी लिख सकते थे, लेकिन द मोमेंट वी डोंट राइट दी वर्ड प्राइस डोनेशन, जब हम प्राइस फंड वर्ड यूज करते हैं, तो उसके पीछे एक लॉजिक होता है बेटा, कि फंड क्यों लिखा हुआ है। तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँ ना, मुझे एक बार रिमाइंड करा देना कि सर ये फंड का लॉजिक बताना, फंड का लॉजिक बताना, मैं लॉजिक बता दूंगा आपको, ठीक है ना, उस टाइम पे। लेकिन यहाँ तक की बात क्लियर हो गई कि आपकी? चलो ठीक है, अब एक काम करोगे, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स।
ओके हाँ, अब मेरी बात सुनोगे ध्यान से। चलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है क्या बेटा? ओके, मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, मुझे कुछ लिखना है बेटा। मैं वीडियो म्यूट कर रहा हूँ। लिसन, मुझे बताओ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मेरे साथ साथ लिखो भी, आप लिखना भी स्टार्ट करोगे, आपको लिखना भी है बेटा। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ड्यू पेबल accrued. Expense outstanding due payable accrued in arrears. इन arrears, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। इसका मीनिंग क्या होता है? ड्यू बट, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पे एक डिस्कशन कर रहा हूँ जो 12th में नहीं था, इसलिए सुनना बहुत जरूरी है। हाँ, एक मिनट, मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर करोगे। यूनिक एकेडमी को पूरे साल में टोटल मिला के 5 लाख रुपीस पे करना था। कितना पे करना था? सैलरी का 5 लाख रुपीस पे करना था। सैलरी को लेके 5 लाख पे करना था। हाँ हाँ बोलते चलना, ताकि समझ में आए कि बच्चे सुन रहे मेरी बात को। यूनिक एकेडमी को पूरे साल में सैलरी को लेके कितना पे करना था? 5 लाख रुपीस का पेमेंट करना था, लेकिन 4 लाख ही पे कर पाए। कितना पे कर पाए? 4 लाख ही पे कर पाए। तो आपको नहीं लगता है 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज की सैलरी को हम सैलरी आउटस्टैंडिंग कहेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा अकाउंटिंग टर्म में बात करें, यहां इस डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए था, इस डेट तक पेमेंट हो जाना चाहिए था। तो हम क्या कहेंगे? 1 लाख रुपीज ड्यू। हाँ, ड्यू तो था लेकिन पेमेंट नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। एक कॉमन सेंस वाली बात करते हैं। आपने क्लास की फीस पे की और 15 अप्रैल वॉज द ड्यू डेट, मतलब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने का, आई वुड रादर से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने का 15 अप्रैल 2020 ड्यू डेट था। उस डेट पे आपको 10,000 पे करना था। क्या करना था? 10,000 पे करना था। मान के चलो कोई स्टूडेंट ने उसको पे नहीं किया, कोई स्टूडेंट ने उसको पे नहीं किया, तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, वो क्या बोलेगा कि 15 अप्रैल 2020 को ड्यू, 15 अप्रैल 2020 को ड्यू तो हुआ लेकिन पे नहीं हुआ। ड्यू मतलब उस दिन पे देना तो था लेकिन दे नहीं पाए, उस दिन पे देना तो था लेकिन दे नहीं पाए। तो एकेडमी क्या सोचेगी? दोनों के पॉइंट भी सोचो। एकेडमी क्या सोचेगी? एकेडमी ये सोचेगी, बेटा आपका वीडियो म्यूट करोगे प्लीज, वीडियो म्यूट करके रखोगे, वीडियो ओपन नहीं करोगे आपका। आपके पॉइंट, स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू अगर सोचा जाए तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू बट नॉट पेड। लेकिन एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू है ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं? आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर, व्हाट आई मीन टू से, व्हाट आई मीन टू से। मैंने कहा ड्यू बट नॉट पेड, ड्यू बट नॉट पेड। मुझे इसका मीनिंग समझाना था, मुझे इसका मीनिंग समझाना था आपको। ड्यू बट नॉट पेड का मीनिंग समझ में आया क्या? 31
31, ये मान के चलो कि 1 April 2019 and this is 31 March 2020. Till 31 March 2020 we need to pay 5 lakh rupees but we paid only 4 lakh rupees. तो क्या 1 lakh rupees अभी भी क्या पेएबल है, अभी भी क्या है आउटस्टैंडिंग है, अभी भी क्या है ड्यू है, अभी भी क्या है पेएबल है, अभी भी क्या है अक्रूड है, अभी भी क्या है इन अरियर्स है. इसका मतलब ये हुआ ये सभी टर्म्स का मीनिंग एक ही होता है. आप सैलरी आउटस्टैंडिंग बोल दो, दैट्स फाइन. सैलरी ड्यू बोल दो, वन एंड द सेम. पेएबल बोलो, वन एंड द सेम. अक्रूड बोलो, वन एंड द सेम. इन अरियर्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं है. और उसी कोई बोल दो ड्यू बट नॉट पेड, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. इसमें से कोई भी टर्म यूज कर लो, उसका मीनिंग एक ही है, उसका मीनिंग एक ही है, उसका मीनिंग एक ही है. आई होप अगर मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में तो ना बोलो. नहीं समझ में तो ना बोलोगे. सब बोले समझा. तो मुझे बताओ सिमिलरली मैं यहां पे एक बात करूं साथ साथ में. इनकम आउटस्टैंडिंग, इनकम ड्यू, इनकम अक्रूड, इनकम अक्रूड, इनकम इन अरियर्स, इनकम इन अरियर्स, इनकम रिसीवेबल. इनकम क्या होता है? रिसीवेबल. इस सब का मीनिंग एक ही है, इस सब का मीनिंग एक ही है. और मीनिंग क्या है इस सब का? मीनिंग क्या है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. क्या मीनिंग है? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड. सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं? सुनोगे मेरी बात को ध्यान से. मैंने एक एग्जांपल लिया था कि स्टूडेंट हैज टू पे 10,000 रुपीज ऑन 15th April 2020, लेकिन वो स्टूडेंट ने पे नहीं किया 10,000 रुपीज. तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू क्या फीस एक्सपेंस है? और एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या फीस इनकम है? हाँ या ना? एकेडमी के पॉइंट ऑफ फीस इनकम है? हाँ या ना? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ फीस एक्सपेंस है? हाँ या ना? हाँ है. तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, 15th अप्रैल को अगर वो स्टूडेंट ने फीस का पेमेंट नहीं किया तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू हम क्या, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे? एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे. मतलब स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपेंस क्या हो गया? ये एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो गया. ये एक्सपेंस क्या हो गया? ये एक्सपेंस ड्यू हो गया. ये एक्सपेंस पेएबल है. ये एक्सपेंस अक्रूड है. ये एक्सपेंस इन अरियर्स है. या तो आप कह सकते हो ड्यू बट नॉट पेड. क्या कह सकते हो? ड्यू बट नॉट पेड. तो सिमिलरली एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना. एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू इनकम, बेटा देखो आउटस्टैंडिंग वर्ड, ड्यू वर्ड, अक्रूड वर्ड, इन अरियर्स वर्ड वी कैन यूज विद रेफरेंस टू एक्सपेंस आल्सो एंड वी कैन यूज विद रेफरेंस टू इनकम आल्सो. हम इनकम के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं, हम एक्सपेंस के रेफरेंस में भी बात कर सकते हैं, लेकिन कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना कि इनकम अगर नहीं मिली तो वो रिसीवेबल हो जाती है, अगर एक्सपेंस का पेमेंट नहीं हुआ तो वो क्या बन जाता है? पेएबल बन जाता है. तो मुझे बताओ अगर ये फीस के एग्जांपल्स में एकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू 15th अप्रैल को क्या ये 10,000 रुपीज क्या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है? क्या है ये? ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है. ड्यू बट नॉट रिसीव्ड है. आई होप अगर मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे. ओके एक और क्वेश्चन पूछता हूं. आपको क्या लगता है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग 5 लाख का पे करना था, उसमें से 4 लाख ही पे किया, 1 लाख पे नहीं कर पाए, तो ये 1 लाख नहीं पे कर पाए तो क्या वो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बन गया? क्या वो एक्सपेंस ड्यू बन गया? क्या वो एक्सपेंस पेएबल बन गया? क्या वो एक्सपेंस अक्रूड बन गया? क्या वो एक्सपेंस इन अरियर बन गया? या तो हम उसे कहते हैं, ऐसा कह सकते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड. कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है? ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है? ये एसेट्स है कि लायबिलिटी है? पेएबल है ना? अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी. अकाउंट में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी. अकाउंट में हर पेएबल क्या होता है बेटा? लायबिलिटी होती है. अकाउंट में हर पेएबल क्या होता है बेटा? लायबिलिटी होती है. वन मोर पॉइंट. एक बात याद रखना, अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी एंड एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट. अकाउंट्स में एवरी पेएबल इज लायबिलिटी एंड एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, मुझे बताओ क्या ये 10,000 रुपीज जो था, सॉरी हाँ चलो ये 10,000 रुपीज जो था,
क्या ये अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? इनकम आउटस्टैंडिंग था, ड्यू था, अक्रूड था, इन अरियर्स था, क्या था? ये रिसीवेबल था। तो बताओ ये बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? बैलेंस शीट में कहां पर जाएगा? क्या ये एसेट साइड पे जाएगा कि नहीं जाएगा? आई होप यू कनेक्ट माय पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको, इसमें सबको प्रॉपर्ली समझ में आता होगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, आप मुझे आंसर करोगे। सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग बोलो, एक्सपेंस ड्यू बोलो, एक्सपेंस पेबल बोलो, एक्सपेंस अक्रूड बोलो, एक्सपेंस इन अरियर्स बोलो, इट्स वन एंड द सेम। और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग क्या होता है? लायबिलिटी होती है। इनकम आउटस्टैंडिंग बोलो, इनकम ड्यू बोलो, इनकम इन अरियर्स बोलो, इनकम रिसीवेबल बोलो, इट्स वन एंड द सेम। उसे हम क्या कहते हैं? एसेट के नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से बुलाते हैं उसे? एसेट के नाम से बुलाते हैं। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। ओके, सिमिलरली expense paid in advance or prepaid expense or unexpired expense. Expense paid in advance, prepaid expense, unexpired expense. मुझे बताओगे इसे अकाउंट्स में एसेट्स कहते हैं कि लायबिलिटी कहते हैं? इसे अकाउंट्स में एसेट्स कहते हैं कि लायबिलिटी कहते हैं? और एक और बात लिख दो, इनकम received in advance और हम इसे प्री रिसीव्ड इनकम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे? प्री रिसीव्ड इनकम भी कह सकते हैं। इसे अकाउंट्स में एसेट्स कहते हैं कि लायबिलिटी कहते हैं? इसे अकाउंट्स में एसेट्स कहते हैं कि लायबिलिटी कहते हैं? इसे अकाउंट्स में एसेट्स कहते हैं कि लायबिलिटी कहते हैं? मेरी बात को सुनना और एक बात दिमाग में फिट कर लेना, अकाउंट्स में एवरी पेबल इज लायबिलिटी, कॉमन सेंस है। पेबल मतलब पे करने का ऑब्लिगेशन, और ऑब्लिगेशन को अकाउंट्स लायबिलिटी के नाम से ही बुलाता है। इन अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट, ये भी हाई लेवल ऑफ कॉमन सेंस है। डेटर्स हमारे कस्टमर्स होते हैं और डेटर्स से पैसा क्या होता है? रिसीवेबल होता है। पैसा रिसीवेबल ही होता है ना डेटर्स से। डेटर्स हमारे कौन होते हैं? कस्टमर्स होते हैं। उनसे पैसा क्या होता है? रिसीवेबल होता है। इसलिए डेटर्स बैलेंस शीट में कहां पर आते हैं? एसेट साइड पे आते हैं। बैलेंस शीट में कहां पर आते हैं? एसेट साइड पे आते हैं। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा आपको। अब एक सेकंड मुझे बताओ, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। बच्चों मुझे पे करना था क्लासरूम का रेंट पूरे साल का 4 लाख रुपीस, लेकिन मैंने 8 लाख रुपीस पे किया। कितना पे किया मैंने? 8 लाख रुपीस पे किया। माई क्वेश्चन टू यू, मैंने 8 लाख रुपीस पे किया। माई क्वेश्चन टू यू, मुझे सोच समझ के बताना, सोच समझ के आंसर करना। क्या मैंने 4 लाख, हाँ ये करंट ईयर है, ये कौन सा ईयर है? करंट ईयर है। क्या मैंने 4 लाख क्या नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया? क्या मैंने 4 लाख क्या कर दिया? नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया? आई होप आप मेरी बात को समझ पाते होंगे। क्या मैंने 4 लाख क्या नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया? क्या तो मैंने जो नेक्स्ट ईयर का पे किया, मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या इसे मैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस कह सकता हूं? क्या रेंट पेड इन एडवांस कह सकता हूं? क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आप मुझे आंसर करोगे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप रेंट कितना लिखोगे? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप रेंट कितना? करंट ईयर के रिसीट्स एंड, देखो मेरे वर्डिंग्स पे जाओ, करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आप रेंट कितना लिखोगे? करंट ईयर के रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रेंट कितना लिखेंगे? सबका आंसर यही आ रहा है, 8 लाख। कॉमन सेंस मैंने वही कहा था, पैसा गया डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा गया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब वो करंट ईयर का है, प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इंक्लूड्स ऑल रिसीट्स, ऑल पेमेंट्स, whether it belongs to current year, previous year or next year. It doesn't make any difference to anyone. I hope you connect my point very clear. मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको यहाँ पे? ये अब सुनोगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच एक्सपेंस व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। करंट ईयर का रेंट कितना था?
4 lakhs था, लेकिन फिर भी हमने कितना पे किया, 8 lakhs पे किया। माय क्वेश्चन टू यू, क्या करंट ईयर का रेंट 8 lakhs है कि 4 lakhs है? करंट ईयर का रेंट कितना है, 4 lakhs है। तो मुझे बताओ आप क्या करते थे? मैं ऑलवेज कहता हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई भी डिफरेंस नहीं है, प्रिंसिपली दोनों एक ही है, सिर्फ नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है। क्या हम इस तरह से लिखते थे क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू रेंट लिखते थे 8 लाख रुपीस, और उसमें से क्या प्री पेड रेंट क्या माइनस करते थे क्या 4 लाख रुपीस, और आउटर कॉलम में कितना आता था, 4 लाख रुपीस आता था। तो मुझे बताओ ये जो प्रीपेड रेंट है 4 लाख रुपीस है, उसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे जाती थी? उसकी सेकंड इफेक्ट जाती थी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। कहां पे जाती थी? बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। क्या हम यहाँ पे प्रीपेड रेंट क्या 4 लाख रुपीस लिखते थे कि नहीं लिखते थे? अब बताओ, एक मिनट, हमने करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का 4 लाख पे तो कर दिया, लेकिन क्या अभी भी क्लासरूम का बेनिफिट लेना बाकी है कि ले लिया? क्लासरूम का बेनिफिट अभी भी क्या है, रिसीवेबल है। क्लासरूम का बेनिफिट अभी भी क्या है, रिसीवेबल है। एंड अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट, इसीलिए ये 4 lakhs को हम बैलेंस शीट में कहां पे लिखते हैं, एसेट साइड पे लिखते हैं। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्या? एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, इससे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। ये 4 lakhs को इससे हम एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी कहते हैं, या तो उसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं। कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? उसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं। हमने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन अभी भी इसका बेनिफिट रिसीवेबल है, अभी भी उसका बेनिफिट क्या है, रिसीवेबल है। एंड अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट, हेंस आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस कहां पर आता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। कहां पे आता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। सर इसे अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस क्यों कहते हैं? कॉमन सेंस अप्लाई करना। मुझे बताओ करंट ईयर में हमने कितना पेमेंट किया था रेंट का? हमने करंट ईयर में जो पेमेंट किया था वो 8 लाख रुपीस का पेमेंट किया था। उसमें से मुझे बताओ हमने क्या पूरे साल का बेनिफिट ले लिया? हमने एक साल का बेनिफिट ले लिया, तो 4 लाख रुपीस क्या हो गया, 4 लाख रुपीस का एक्सपेंस का पेमेंट भी एक्सपायर्ड हो गया, और उसका बेनिफिट लिया तो एक्सपेंस क्या हो जाता है, एक्सपायर्ड हो जाता है। बेनिफिट लिया हमने 8 lakhs में से 4 lakhs का बेनिफिट ले लिया, अभी भी 4 lakhs का बेनिफिट लेना बाकी है। जो ले लिया वो एक्सपायर्ड हो गया, क्या हो गया, वो एक्सपायर्ड हो गया। और जिसका बेनिफिट अभी भी लेना बाकी है वो अभी भी क्या है, अनएक्सपायर्ड है। वो क्या है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस है। आई होप यू कनेक्ट माई पॉइंट क्लियर। और यही 4 lakhs का एक्सपेंस जो हमने एडवांस में पे किया था, क्या वो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या वो एक्सपायर्ड बन जाएगा? क्या जैसे हम नेक्स्ट ईयर का बेनिफिट ले लेंगे, ये 4 lakhs का एक्सपेंस भी क्या हो जाएगा, एक्सपायर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी कि अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस को हम एसेट क्यों कहते हैं, एक्सपेंस पेड इन एडवांस को एसेट क्यों कहते हैं। एक और था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम लायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को लायबिलिटी क्यों कहते हैं? सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। मुझे बताओ, एक स्टूडेंट ने करंट ईयर में उसको फीस पे करनी चाहिए थी, करंट ईयर में फीस पे करनी चाहिए थी उसको 10,000 रुपीज, लेकिन उसने नेक्स्ट ईयर का भी मान के चलो नेक्स्ट ईयर में आ रहा है सीए इंटरमीडिएट, क्या आ रहा है, सीए इंटरमीडिएट, उसने सीए इंटरमीडिएट का भी 40,000 रुपीज करंट ईयर में ही पे कर दिया। कहाँ पे कर दिया, करंट ईयर में ही पे कर दिया। तो बताओ टोटल मिला के उसने कितना पे किया? टोटल मिला के उसने 50,000 का पेमेंट किया। कितने का पेमेंट किया, 50,000 का पेमेंट किया। आपको नहीं लगता है करंट ईयर में ये जो 40,000 रुपीज है ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, ये फीस रिसीव्ड इन एडवांस है, ये प्री रिसीव्ड इनकम है, प्री रिसीव्ड इनकम है। बच्चों मैंने मतलब एकेडमी ने 40,000 एडवांस में तो ले लिया, लेकिन आपको नहीं लगता है नेक्स्ट ईयर इंटरमीडिएट अभी भी पढ़ाने का ऑब्लिगेशन है, इंटरमीडिएट में अभी भी पढ़ाने की क्या है, लायबिलिटी है, इंटरमीडिएट अभी पढ़ाने का क्या है, ऑब्लिगेशन है, इंटरमीडिएट अभी पढ़ाने की क्या है, लायबिलिटी है। एंड अकाउंट्स में एवरी लायबिलिटी, आई वुड रादर से एवरी पे, हाँ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन को क्या कहते हैं, लायबिलिटी कहते हैं। तो क्या अकाउंट्स में क्या हम प्री रिसीव्ड इनकम को लायबिलिटी के नाम से बुला सकते हैं? क्या कौन से नाम से बुला सकते हैं, लायबिलिटी के नाम से बुला सकते हैं क्या? आई होप अगर मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे। मैं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन डाल देता हूं और उसके बाद उसका आंसर कल लूंगा आपसे। आप मुझे उसका आंसर कल देना, यू विल बी आंसर टुमारो, और रीजन के साथ दोगे, मुझे सिर्फ विदाउट रीजन आंसर नहीं देना आपको। मुझे बताओ ये करंट ईयर है, बोलो हाँ,
ये करंट ईयर है, बोलो हाँ। करंट ईयर में सैलरी का पेमेंट करना चाहिए था 5 लाख, लेकिन हमने सिर्फ पेमेंट किया है 4 लाख। कितना किया है? 4 लाख। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम कितना लिखेंगे? 5 लाख लिखेंगे कि 4 लाख लिखेंगे? ऑफ कोर्स कितना लिखेंगे? 4 लाख। जो गया है वही लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे बाय सैलरी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन मुझे बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या लिखोगे? आप यहां पे लिखोगे टू सैलरी, क्या इनर कॉलम में 4 लाख लिखोगे क्या? और उसमें ऐड कर दोगे, क्या ऐड कर दोगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना ऐड करोगे? 1 लाख। और क्या आउटर कॉलम में 5 लाख आ जाएगा क्या? और उसकी सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में कहां पर जाएगी? बैलेंस शीट में कहां पर जाएगी? सेकंड इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। क्या सॉरी, लायबिलिटी साइड पे जाएगी। तो क्या हम आउटस्टैंडिंग रेंट क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? आउटस्टैंडिंग रेंट या सैलरी जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी था, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी आएगी यहाँ पे? 1 लाख रुपीज। मैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। क्या हमने ये सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड किया? बोलो हाँ। क्या हमने ये सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड किया? हाँ ऐड किया। ये ऐड करना भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर ये ऐड करना भी एक ट्रांजैक्शन है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? ये ऐड करना भी एक ट्रांजैक्शन है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? ये ऐड करना भी एक ट्रांजैक्शन है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? अभी आंसर नहीं देना है, ये सुनना है। मैं 4 सिचुएशन क्रिएट कर देता हूं, आपको सोच समझ के उसका आंसर करना है, सोच समझ के उसका आंसर करना है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? सेकंड सिचुएशन, मुझे बताओ करंट ईयर में फीस आनी चाहिए थी ऐसे मान लो 10 लाख रुपीस, 8 लाख आ गया। कितना आ गया? इसमें से 8 लाख रिसीव हो गया। तो मुझे बताओ अभी भी कितना आना बाकी है? 2 लाख। अकेडमी के पॉइंट ऑफ व्यू फीस क्या है? इनकम है। तो क्या ये 2 लाख रुपीस को हम, ये 2 लाख रुपीस को क्या हम इनकम आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं क्या? क्या ये 2 लाख रुपीस को हम क्या इनकम रिसीवेबल कह सकते हैं क्या? हम ये 2 लाख रुपीस को क्या इनकम अक्रूड कह सकते हैं क्या? करेक्ट है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना लिखोगे? पैसा आया ना, 10 आया कि 8 आया? 8 लाख आया। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कितना लिखोगे? 8 लाख लिखोगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट recognize all such income which are of current accounting period only, received or not, that is totally immaterial। बताओ करंट ईयर की इनकम कितनी थी? करंट ईयर की इनकम 8 लाख थी कि 10 लाख थी? कितनी थी? 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख थी। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप किस तरह से लिखोगे? यहाँ पे इनर कॉलम में लिखोगे फीस, कितना लिखोगे? 8 लाख। उसमें ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग फीस, कितना ऐड करोगे? 2 लाख। तो आउटर कॉलम में कितना जाएगा? 10 लाख। और उसकी सेकंड इफेक्ट क्या आनी चाहिए? बैलेंस शीट में कहां जाना चाहिए? क्या एसेट साइड पे जाना चाहिए क्या? क्योंकि ये फीस क्या है? रिसीवेबल है। तो क्या 2 लाख? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है। हाँ हाँ रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग फीस बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगी कि नहीं आएगी? ये तो समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था आपको? ये आउटस्टैंडिंग फीस करंट ईयर में कितनी फीस आनी चाहिए थी? 10 लाख आना चाहिए था। कितना आया? 8 लाख आया। तो अभी भी कितना आना बाकी है? 2 लाख आना बाकी है। तो ड्यू बट नॉट रिसीव, तो इसे क्या कहेंगे? रिसीवेबल कहेंगे। और अकाउंट्स में एवरी रिसीवेबल इज एन एसेट। तो क्या ये 2 लाख रुपीस क्या बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ जाएगा क्या? अब मैंने ये कहा, क्या हमने फीस में आउटस्टैंडिंग फीस को ऐड किया? ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अगर फीस में आउटस्टैंडिंग फीस को ऐड किया, अगर ये भी एक ट्रांजैक्शन है, तो हर ट्रांजैक्शन की अकाउंट्स में जर्नल एंट्री होती है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? मैंने आपके दिमाग में 2 क्वेश्चन डाल दिए। मुझे कल इन दोनों क्वेश्चन का जस्टिफाइड आंसर चाहिए। क्या चाहिए मुझे? दोनों क्वेश्चन का जस्टिफाइड आंसर चाहिए। तो आप मुझे कल ये दोनों क्वेश्चन पे जस्टिफाइड आंसर दोगे। जस्टिफाइड चाहिए, एंट्री भी चाहिए और जस्टिफिकेशन भी चाहिए। तो चलो आज के दिन के लिए काफी है, हम कल मिलेंगे।